अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज का लेक्चर नंबर 6 है हमारा, और इसमें हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो होगा जी, रिकग्नाइज द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव 1, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोमिनेटेड थ्रू स्टॉक एक्विजिशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है? वन और मोर कंपनीज बिकम सब्सिडरीज ऑफ अ कॉमन पेरेंट कॉरपोरेशन। जब एक से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो सब्सिडरी बन जाती हैं किसी कॉमन पेरेंट कॉरपोरेशन की, तो उसको हम बिजनेस कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। द रिपोर्टिंग एंटिटी जो होगी वो पेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, फिर सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, और फिर हम जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनको कंसोलिडेट कर रहे होंगे। उसके बाद है जी रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है जी, अ पेरेंट कंपनी में एक्वायर अ सब्सिडरी इन अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री फ्रॉम इट्स ओन एज मीन ऑफ डाइवर्सिफाइंग इट्स ओवरऑल बिजनेस रिस्क। देयर आर आल्सो लीगल रीजंस फॉर मेंटेनिंग सेपरेटेड एंटिटी। पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप क्या होगा? एक तो पेरेंट कंपनी है जो कि मेन कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है एंड ओन मोर देन 50% ऑफ एन अदर कंपनी, और इस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स को एक्वायर किया हो या ऑन किया हो, तो फिर ये आगे एफिलिएट्स बन जाती हैं। पेरेंट कंपनी जो है इसमें 90% ऑनरशिप जो है एक साइड पे होगी, तो वो सब्सिडरी ए बन जाएगी। अगर 80% ऑनरशिप है पेरेंट कंपनी के पास, तो वो सब्सिडरी बी बन जाएगी। इसी तरह लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में हम अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट फॉर द इंक्लूजन ऑफ अ सब्सिडरी इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेशन पॉलिसी जो होगी वो ये होगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है जो कि सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट कॉरपोरेशन में इंक्लूड नहीं होती। A subsidiary can be excluded from consolidation in only two situations. सबसे पहले ये जी, control is likely to be temporary, और second होगी control doesn't rest with the majority owners. इसी तरह कंसोलिडेशन पॉलिसी इज यूजुअली प्रेजेंटेड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन लिखा जाएगा या फिर बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन को आप लिखेंगे। Parent and subsidiary with different fiscal periods, the consolidated statement are prepared for and as of the end of the parent fiscal period. If the difference doesn't exceed 3 months, it is acceptable to use the subsidiary statement with the disclosure. Learning objective 3 है जी, apply the consolidation concept to parent company recording of the investment in a subsidiary company at the date of acquisition. अगर कंसोलिडेशन कॉन्सेप्ट को ही आप यूज़ करते हुए पेरेंट कंपनी को आप रिकॉर्ड करेंगे, उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और उस इन्वेस्टमेंट को आप एज अ सब्सिडरी कंपनी के तौर पर आप शो कर रहे होते हैं। या इसने बैलेंस शीट आपको बताई है कंसोलिडेटेड एट डेट ऑफ एक्विजिशन 100% एट दी बुक वैल्यू। अब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को ऑन किया, ठीक है, और इसकी जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी वो हम कैसे बनाएंगे? अब यहाँ एसेट्स हैं, टोटल करंट एसेट्स हैं, टोटल प्लांट एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन जो स्केली कंपनी है उसमें आपकी कितनी है, टोटल एसेट्स कितने, और फिर कंसोलिडेटेड जो आपके पास एसेट्स आ रहे हैं उनको आपने फॉर्म करके लिख दिया। अब यहाँ एक कंपनी पेन है, दूसरी कंपनी स्केली है, ठीक है। अब पेन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है स्केली कंपनी के अंदर, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट कितनी है? वो 40,000 है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ 40,000 उसने लिखा हुआ है पेन की एसेट्स के अंदर, और स्केली जो है डेफिनेटली क्योंकि इस कंपनी को ऑन किया तो वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होगी। इसी तरह हम मज़ीद आगे देखेंगे लाइबिलिटीज़ को, टोटल करंट लाइबिलिटीज़ को, ठीक है, फिर टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी को देखेंगे, और फिर इन दोनों कंपनीज़ को प्लस करके इनके एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को, और टोटल जो ओनर इक्विटी है उसको आप प्लस करके आगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर पुट करते जाएंगे। Then has a learning objective 4, the allocate the excess of the investment cost over the book value of the subsidiary at the date of acquisition. अब यहाँ आपने बताना है कि अगर एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रही है और बुक वैल्यू से उसकी जो सब्सिडरी की है बुक वैल्यू उससे कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा आ रही है, तो फिर आप उसको कैसे राइट डाउन करेंगे? अब यहाँ उसने कहा पेरेंट एक्वायर 100% ऑफ द सब्सिडरी विद द गुडविल। अगर पेरेंट कंपनी ने दूसरी किसी कंपनी को 100% एक्वायर कर लिया है और गुडविल की बेसिस पे किया है, तो पेन परचेज ऑल द स्टॉक ऑफ द स्केली फॉर $50,000, स्केली स्टॉक होल्डर इक्विटी इज $40,000, तो व्हाट इज द कंसोलिडेटेड एलिमिनेटिंग एंट्री?
अब यहाँ इसने आपको सिंपल ऑनर इक्विटी का पोर्शन शो करके दिखाया है और बताया कि कैपिटल स्टॉक जो था कंपनी का वो 30,000 है, रिटेन अर्निंग 10,000 है, गुडविल जो है वो भी 10,000 है, तो इन्वेस्टमेंट इन स्केली जो हुआ आपके पास वो 50,000 हुआ. To eliminate reciprocal investment and equity accounts and to assign the excess of investment cost over the book value acquired to goodwill. Lending objective fifth है prepare a consolidated balance sheet at the date of the acquisition including preparation of eliminating entries. अब आपने बैलेंस शीट भी फॉर्म करनी है कंसोलिडेटेड और यहाँ आपने eliminating entries को भी प्रिपेयर करना होगा. अब यहाँ इसने कैलकुलेट करके आपको बता दिया और ये जो राउंड में जो आपके पास है ये इन्वेस्टमेंट है स्केली के अंदर, ठीक है. और इसका ये मतलब है कि इन्होंने 100% इस कंपनी ने पेन कंपनी ने स्केली कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको ऑन किया है गुडविल की बेसिस के ऊपर. जो गुडविल है वो कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट आप बनाएंगे उसके अंदर आप एज अ इंटेंजिबल जो एसेट है उसके तौर पर आप इसको राइट डाउन कर रहे होंगे. इसी तरह आप अगर देखें टोटल करंट लायबिलिटी के बाद स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर कैपिटल स्टॉक उस कंपनी का 30,000 है, रिटेन अर्निंग जो है वो 10,000 है, ठीक है, जो कि इस पेन कंपनी जो है इन्होंने एक्वायर कर ली है. Then you learn the concept of minority interest when the parent company acquired less than the 100% of the subsidiary outstanding common stock. अब यहाँ ये आपको बता रहा है कि minority interest और minority interest का ये है कि 100% से कम आपने किसी कंपनी के जो शेयर्स है उनको एक्वायर किया हुआ है. तो यहाँ से कैलकुलेशन करके आपको बताइए, आपने सिर्फ पोर्शन देखना है इन्वेस्टमेंट इन स्केली का और गुडविल का, ठीक है. उसके बाद आप मज़ीद देखेंगे यहाँ स्केली कंपनी के स्टॉक होल्डर की इक्विटी को और साथ ही आपने यहाँ देखना है मिनॉरिटी इंटरेस्ट को. Minority interest basically है कि minority interest in subsidiaries is generally shown in a single amount in the liability section of the consolidated balance sheet. The alternative are to include the minority interest in consolidated stockholders' equity or to place it in a separate minority interest section. अब यहाँ ये आपको बता रहा है कि minority interest जो है वो आप liability section में show कर रहे होते हैं consolidated balance sheet जब आप बनाएंगे, ठीक है. और basically जो alternative है जो कि minority interest में आप इंक्लूड कर रहे होते हैं वो आप कंसोलिडेटेड स्टॉक होल्डर इक्विटी के अंदर शो कर रहे होते हैं सेपरेट मिनॉरिटी इंटरेस्ट सेक्शन के अंदर. The interest of minority stockholder represent equity investment in the consolidated net asset by the stockholder of the company affiliated with the parent. अब यहाँ इंटरेस्ट जो होगा मिनॉरिटी स्टॉक होल्डर का वो प्रेजेंट होगा एज ए इक्विटी इन्वेस्टमेंट के तौर पर जब आप कंसोलिडेटेड नेट एसेट को कैलकुलेट कर रहे होंगे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 है हमारे पास प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ एक्विजिशन इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ एलिमिनेटिंग एंट्रीज. अब यहाँ इसने आपको कुछ एजम्पशंस दे दी हैं और वो एजम्पशन आप दे के और उसके बाद आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को फॉर्म करेंगे आफ्टर एक्विजिशन कि यहाँ कंपनी ने जब दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है तो उसके बाद कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट है वो कैसे फॉर्म होगी. तो एजम्पशंस हैं जी पेन एक्वायर्ड अ 90% इंटरेस्ट इन स्केली ऑन जनवरी 1st for $50,000 when Skelly stockholders equity was $40,000. The account payable of Skelly include $5,000 on dollar on to Penn. During the year, Skelly had income of $20,000 and declared 10,000 dollar dividends. What is the balance in the investment in Skelly's account at December 31st? तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो हुई थी वो थी 50,000 की, ठीक है, प्लस 90% ऑफ द स्केली नेट इनकम जो थी वो आप इसमें मेंशन करेंगे जो कि 18,000 था. इसमें से फिर आप माइनस कर देंगे 90% ऑफ स्केली डिविडेंड को जो कि 9,000 था, ठीक है. और इस तरह आपके पास जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैलेंस आया वो $59,000 आ गया. अब आपने क्या करना है जी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एक्विजिशन. तो यहाँ आप कैपिटल स्टॉक को मेंशन करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स को, गुडविल को, इसी तरह इन्वेस्टमेंट इन स्केली को और मिनॉरिटी इंटरेस्ट को भी शो कर रही होगी. देन डिविडेंड पेबल्स जो हैं वो अब आपने शो करने थे. अब यहाँ आपने बेसिकली एक जर्नल जो है वो फॉर्म करके बताया हुआ जिसमें डिविडेंड पेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा और जो रिसीवेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आप एलिमिनेट कर रहे हैं रेसिप्रोकल डिविडेंड रिसीवेबल एंड पेबल्स को. इसी तरह अकाउंट पेबल जो है 5,000 से आपका डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल आपका 5,000 से जो है वो क्रेडिट हो जाएगा. और इसमें आपने क्या किया टू एलिमिनेट इंटर कंपनी रिसीवेबल्स एंड अकाउंट पेबल. अब इस कंपनी ने
जो पेन कंपनी थी, इसने अगर स्केली कंपनी से कुछ जो है उधार पे परचेज़ किया है या उधार पे सेल किया है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो उनको आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? Effect of allocation on consolidated balance sheet at acquisition. तो separate books of affiliated companies don't record cost, book value differentials in acquisition that create parent subsidiary relationship. तो अगर इन दोनों कंपनीज के दरमियान जिस तरह हमारी पेरेंट कंपनी थी वो पेन कंपनी है और जो सब्सिडरी है वो जो है वो हमारी दूसरी कंपनी है, तो इन दोनों कंपनीज के दरमियान जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इसको हम पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप कहेंगे और इसको हम रिकॉर्ड बेसिकली नहीं कर रहे होते। वर्किंग पेपर प्रोसीजर आर यूज टू एडजस्ट सब्सिडरी बुक वैल्यूज टू रिफ्लेक्ट द कॉस्ट बुक डिफरेंशियल्स। तो जो पिछली अभी इसने यहाँ जर्नल आपको बना के दिखा है, ये बेसिकली हमारी वर्किंग पेपर्स के ऊपर होगा, लेकिन इसको हम शो नहीं कर रहे होंगे। दी एडजस्टेड अमाउंट अपेयर इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, फिर बाद में आप इन दोनों कंपनी के अमाउंट को एडजस्ट करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर पुट कर रहे होंगे। द अमाउंट ऑफ द एडजस्टमेंट टू इंडिविजुअल एसेट एंड लायबिलिटी इज डिटरमिन्ड यूजिंग एन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एलोकेशन स्केड्यूल। अब यहाँ ये आपको बता रहे इफेक्ट ऑफ एलोकेशन ऑन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एट एक्विजिशन। On December 3, 2003, Pilot purchased 90% of Sand Corporation's outstanding common stock for $5,000 cash plus 100,000 shares of $10 stock with a market value of $5,000. Additional costs are $300,000. $200,000 is recorded as cost of the investment. अब यहाँ आप कैलकुलेट करके बता रहे हैं, ठीक है। एक साइड पे आपने बुक वैल्यूज़ बता दी हैं, दूसरी साइड पे आप फेयर वैल्यू बता रहे होंगे। फेयर वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कि मार्केट में प्रिवेल कर रही होती है जब आप किसी एसेट को वैल्यूएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ एसेट उसने मेंशन कर दी, इसी तरह लाइबिलिटीज़ को मेंशन कर रहे हैं। कॉमन स्टॉक जो है वो 4,000 है, पेड कैपिटल 1,000 है और रिटेन अर्निंग जो है वो 900 है, और यहाँ इसने कैलकुलेट करके आपको बता दिए। देन है जी असाइनमेंट ऑफ एक्सेस कॉस्ट ओवर अंडरलाइंग इक्विटी। तो इन्वेस्टमेंट इन सैंड जो हुई वो कितनी थी, कॉमन स्टॉक कितना था, एडिशनल पेड इन कैपिटल कितना और कैश कितना है, क्योंकि आप यहाँ 90% ऑफ एक्विजिशन सैंड कॉरपोरेशन की शो कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन सैंड जो है वो 200 हुई, एडिशनल पेड इन कैपिटल 100, तो कैश आपका 300 हुआ। तो टू रिकॉर्ड एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंबाइनिंग विद सैंड, ये आपने कैलकुलेट करके एक जर्नल फॉर्म कर दिया। इन्वेस्टमेंट इन सैंड जो है वो टोटल कितनी हुई ये इसने यहाँ आपको बता दी। बुक वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट से एक्वायर्ड कितना हुआ वो कैलकुलेशन करके बताइए। अब यहाँ एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर बुक वैल्यू है तो वो कितनी अमाउंट है वो यहाँ आपको शो करके बता रहे हैं। अब आपने क्या करना चाहिए, फेयर वैल्यू में से आप माइनस करते जाएंगे बुक वैल्यू को और मल्टीप्लाई करेंगे 90% के साथ, तो फिर आपके पास एक्सेस एलोकेटेड जो है वो आती जाएगी। अब आपने इन्वेंट्री, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, नोट्स पेएबल, टोटल एलोकेटेड, रिमाइंडर टू गुडविल और टोटल आप कैलकुलेट करके बता रहे होंगे। अब यहाँ इसने कंसोलिडेटेड वर्किंग पेपर दिसंबर 31, 2003 को शो करके आपको बताया। बेसिकली यहाँ जिस तरह हम शायद आपके साथ पहले भी डिस्कस किया होगे, हम जिस तरह वर्कशीट फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ हमारे पास जो है वो एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको बैलेंस शीट में फॉर्म करते हैं और इनकम स्टेटमेंट में फॉर्म करते हैं। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का उसने आपको बताया। पायलट कंपनी वो कंपनी है जो कि पेरेंट कंपनी है, और जो सैंड कंपनी की वो कंपनी जिसको हमने एक्वायर किया है 90%। फिर एडजस्टमेंट एंड एलिमिनेशन की बात करेंगे और फिर लास्ट में हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको फॉर्म करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ अकाउंट पेपर्स को भी उसने बता दिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी बता दिया, लाइबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी को भी शो कर रहा है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 है अप्लाई द कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग प्रिपरेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। अब इसी से आप इनकम स्टेटमेंट भी फॉर्म कर सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन अ कंसोलिडेटेड एंड अनकंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट कंपनी लाइज इन द डिटेल प्रेजेंटेड रादर देन द नेट इनकम अमाउंट। Amortize the excess of the investment cost over the book value in period subsequent to the acquisition। ये 9 ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ अमोर्टाइजेशन को शो करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आफ्टर दी एक्विजिशन। अमोर्टाइजेशन जो है बेसिकली ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स पे लग रही होती है, तो आप यहाँ आप शो करेंगे। इनकम फॉर 2004 सैंड इन नेट इनकम कितनी है जी, पायलट की नेट इनकम कितनी है, इसमें से आप एक्सक्लूड कर देंगे सैंड की इनकम को। देन डिविडेंड पेड कितने हुए सैंड कंपनी के और पायलट के,
इसी तरह अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सेस, अंडर वैल्यूड इन्वेंट्री सोल्ड इन 2004, अंडर वैल्यूड लैंड स्टिल हेल्ड, अंडर वैल्यूड बिल्डिंग 45 ईयर्स यूजफुल लाइफ है, ओवर वैल्यूड इक्विपमेंट 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ है, ओवर वैल्यूड नोट्स पेबल रिटायर्ड इन 2004 और गुडविल जो है वो नो अमाउंट। जी क्लास, अब यहाँ कंसोलिडेटेड वर्किंग पेपर दिसंबर 31 2004 को जो है इसने फॉर्म करके आपको यहाँ बताया है। और यहाँ कैश अकाउंट्स जो है इसको शो किया है, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, अदर करंट एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सैंड, गुडविल, अनअमोर्टाइज एक्सेस जो है इसको शो करके बता रहा है। जो अभी कुछ देर पहले आपको जर्नल हमने फॉर्म करके बताया था, उन्हीं की एंट्रीज को उसने यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है। और इसने एडजस्टेड एंड एलिमिनेशन जो है इसने शो यहाँ किए और फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को फॉर्म करके आपको बताया। यहाँ अकाउंट टाइटल्स के अंदर अब यहाँ अकाउंट पेबल्स, नोट्स पेबल, कॉमन स्टॉक, अदर पेड कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, इस तरह माइनॉरिटी इंटरेस्ट और टोटल लायबिलिटी एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी को शो कर रहा है। और यहाँ तक क्लास ही कंसोलिडेटेड को लेके हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें और इस टॉपिक के बारे में थोड़ा से इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। और बाकी जो अगर कोई क्यूरी है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, वो आप मुझसे जो हमारी सिलेक्टेड टाइम स्लॉट है उसमें आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।